हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। अरहान बेटा क्वेश्चन भेज देगा तो मैं सॉल्व कर देता हूं। बिल्कुल मुदित बेटा, ठीक है। अब तो अभिनव कह रहा है रिफ्लेक्शन बाय स्मॉल एंगल प्रिज्म वाला टॉपिक दिक्कत कर रहा है। अच्छा, वो तो सिंपल सा एक फॉर्मूला था, डेल्टा इज इक्वल टू म्यू माइनस 1/a। सिर्फ एक ही फॉर्मूला यूज होना था बेटा। गुड, देखते हैं टाइम मिलता तो बेटा वो भी करवा दूंगा जरूर आज। आगे का स्टार्ट करें आज फिर। सिंह बेटा पढ़ लिया है तो अगर आ जाए तो कर सकते हो। सर प्लीज एक्सप्लेन व्हाई स्काई लुक्स ब्लैक इफ नो स्कैटरिंग। देख बेटा, अगर स्कैटरिंग नहीं होती तो सन से जो रेज आ रही हैं वो सिर्फ सन से ही आ रही होती, आसपास तो जाती नहीं। और हम किसी ऑब्जेक्ट को सिर्फ तभी देख पाते हैं जब वहां से रेज हमारे पास आ रही हो। अगर रेज सीधी आ रही हैं और बाकी जगह से कहीं कोई रेज नहीं आ रही तो हमें तो कुछ नजर ही नहीं आएगा, सिर्फ ब्लैक। क्या ये बात क्लियर? बिल्कुल जतिन, ठीक है बेटा। चलो आगे का स्टार्ट करते हैं फिर हम। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। एक्सप्लेन प्लीज व्हाई द कलर ऑफ क्लाउड्स अपीयर स्काई एंड ब्लैक ग्रे। देखो, एक्चुअल में जिस भी पोर्शन से जो भी कलर नजर आ रहा है, एक्चुअल में उस वेव की, मतलब वहां से जो वेव्स आ रही हैं उनकी वेवलेंथ उनके अकॉर्डिंग है। जो जिस कलर की वेव्स हमारे पास पहुंचती हैं हमें वही कलर नजर आता है। कितने लेक्चर लगेंगे? मेरे ख्याल से 2 लेक्चर में खत्म हो जाना चाहिए बेटा। ये ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट छोटा सा टॉपिक है, ज्यादा बड़ा नहीं है। पहले तो इसका बेसिक समझें क्या है। पहले तो इसको बेसिक समझें कि ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जो हम यूज कर रहे हैं वो किस लिए यूज कर रहे हैं। रेनबो, प्रीति बेटा, रेनबो स्कैटरिंग की वजह से नजर नहीं आता। रेनबो का रीजन तो कुछ और है। वो तो है लाइट जो है वो वाटर ड्रॉपलेट्स में जाती है, रिफ्रैक्ट होती है, TIR होता है और फिर वो स्प्लिट होती है कलर्स में, तब रेनबो नजर आता है। रेनबो का रीजन स्कैटरिंग नहीं है। डिस्पर्सिव पावर अगले एक्सप्लेन बेटा। डिस्पर्सिव पावर, डिस्पर्सिव पावर जो है वो डिफाइन की जाती है एंगल ऑफ डिस्पर्जन अपॉन मीन डेविएशन। मैंने लास्ट टाइम बताया था इसके बारे में। एंगुलर डिस्पर्जन, ये डिस्पर्सिव पावर। एंगल ऑफ डिस्पर्जन अपॉन मीन डेविएशन इज डिस्पर्सिव पावर। ये सिंपल सी डेफिनेशन है। क्लियर? चलो पहले तो हम इसका बेसिक समझें बेटा, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स का। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट हम यूज क्यों करते हैं? पहले तो ये समझें कि हम किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो अंदर आई में क्या हो रहा होता है। आई तो ये पता है कि थोड़ी सी वो स्फेरिकल टाइप होती है। मान लो ये आई है और यहां पे उसका लेंस, ठीक है। पीछे रेटिना पे इमेज बनती है और उस इमेज को स्टडी करने के लिए यहां बहुत सारी नर्व्स होती हैं, ऑप्टिकल नर्व्स, जो सिग्नल जो हैं वो ब्रेन पे भेजती हैं। ये आइडिया है आपको, ये 10th में पढ़ा था। आई बॉल जो है वो स्फेरिकल टाइप होती है, आगे लेंस और पीछे होता है रेटिना जहां पे इमेज बनती है। और उस इमेज को स्टडी करने के लिए बहुत सारी ऑप्टिकल नर्व्स होती हैं जो सिग्नल्स ब्रेन को भेजती हैं और ब्रेन उस इमेज को स्टडी करता है।
Arhan, an equiconvex lens of refractive index is in contact with a liquid layer on the top of a plane mirror. अरहान बेटा मैं अभी ये तेरा डाउट फिर से मानूंगा, मैं सॉल्व कर दूंगा, पहले इसे समझ लो बेटा जो स्टार्ट किया है। अब होता क्या है देखो, मैं अगर इस डायग्राम को थोड़ा सा साफ सुथरा फिर से बना लेते हैं एक बार। ये सपोज आई बॉल और ये उसका लेंस अंदर, पीछे रेटिना, ये मैंने एक एक्सेस बना दी और सपोज मैंने यहां पर एक ऑब्जेक्ट रखा, इस ऑब्जेक्ट से रेज गई और ऐसे जाके रेटिना पे इमेज बना रही है। बेस की इमेज यहां बन गई, मींस अगर ये ए बी ऑब्जेक्ट है तो इसकी इमेज सपोज यहां ए डैश और बी डैश यहां बन रही है, मींस इतने एरिया में बन रही है, ये ब्लू वाला पोर्शन जो मैंने मार्क किया है। अब ये देखो, चलो देख लो बेटा इस चीज को। अरहान आपका डाउट मैं थोड़ी देर में सॉल्व कर दूंगा, पहले इसे समझ लो। ये आई और ये रेज आ रही, इस ऑब्जेक्ट से रेज गई और इमेज यहां बना दी। इमेज उल्टी बनती है तो पता है, रेटिना पे इमेज उल्टी बनती है। अब देखो ये इतने पोर्शन में इमेज बनी हुई है, यानी कि इतने पोर्शन की जो ऑप्टिकल नर्व्स हैं वही तो सिग्नल ब्रेन तक भेजेंगी। अगर ये एरिया में बढ़ा दूं, मींस इमेज इसकी बजाय ज्यादा एरिया पे बने, तो ज्यादा ऑप्टिकल नर्व्स हमारी हेल्प करेंगी, ज्यादा ऑप्टिकल नर्व्स हमारी हेल्प करेंगी उस इमेज को स्टडी करने के लिए। मींस अगर मैं ये एंगल कहता हूं अल्फा, मान लो यहां पे भी अल्फा मैं दिखा रहा हूं, ठीक, ये अल्फा जितना बड़ा होगा उतनी हम उस इमेज की बारीकी को समझ पाएंगे, क्योंकि अगर एक पिक्चर इतनी सी है तो मुझे उसकी बारीकियां समझ नहीं आएंगी। बड़ी कर देते हैं, लार्ज कर देते हैं तो हमें डिटेल में समझ में आती है। मींस जितने बड़े एरिया में रेटिना पे इमेज बनेगी उतना क्लियरली हम उसको विजुलाइज कर पाएंगे। क्या ये बात क्लियर? ये बात समझनी बहुत जरूरी है बेटा। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में हम यही काम कर रहे हैं। जो हम माइक्रोस्कोप या टेलीस्कोप यूज करेंगे उसका पर्पस ही यही है कि रेटिना पे जो इमेज बननी है उसका साइज बढ़ा दें। उसका साइज बढ़ा देंगे तो हम उसकी बारीकी को भी ढंग से देख पाएंगे, समझ पाएंगे। ठीक, मींस हमारा टारगेट है इस अल्फा को इंक्रीज करना। जो आई पे एंगल बन रहा है ऑब्जेक्ट से, इस एंगल को इंक्रीज करना। ये एंगल बढ़ेगा तो रेटिना पे बड़े एरिया में इमेज बनेगी, तो हम उसको और अच्छी तरह से समझ पाएंगे। गौतम बेटा समझ लो तो अच्छा है। चीजें मैसेज करने में टाइम लगता है, वेस्ट होता है, बेटर है कि हम चीजों को समझें। कोई डाउट हो तो आप भेज सकते हो, ठीक है। चलो ये बात तो हमें समझ में आ गई कि ऐसा है। अब दूसरी चीज जो हमें ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से पहले समझनी चाहिए, हर आदमी के किसी ऑब्जेक्ट, मैं कुछ देख रहा हूं, मान लो मेरे हाथ में ये पेन ही है, मुझे इसको देखना है तो मैं इसको पास लेता जाऊंगा, पास लेता जाऊंगा, एक जगह पे आके मुझे ये समझ नहीं आएगा, धुंधला सा नजर आएगा। पर्सन टू पर्सन ये जो लीस्ट डिस्टेंस है जिसमें हम ऑब्जेक्ट को क्लियरली विजुलाइज कर सकते हैं, ये अलग अलग होता है। कोई तो बहुत पास से भी देख पाता है, कोई यहीं से समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। तो हमने ये जो एवरेज डिस्टेंस लिया है, एवरेज डिस्टेंस जहां पे कोई पर्सन किसी ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख पाता है, उसे कहते हैं लीस्ट डिस्टेंस विजन, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, जो हम लेके चलते हैं 25 सेंटीमीटर का। ये एक एवरेज डिस्टेंस लिया है हमने। पर्सन टू पर्सन ये वेरी कर सकता है, बिल्कुल ये पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है। You told us the mean refractive index is of red and violet, but what happened to rest? अरहान बेटा पुरानी बातें पूछ रहे हो अभी फिर से। सुन बेटा, सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वायलेट का, सबसे कम होता है रेड के लिए, बाकियों का उनके बीच में है। इन सब का अगर मुझे एवरेज देखना है तो हाईएस्ट
और लोएस्ट का मीन निकाल लूं तो मिल जाएगा मीन डेविएशन जो बीच में से आ रहा है। क्लियर अरहान? और एक कंटिन्यूअस वेरिएशन है तो लोएस्ट और हाईएस्ट में ही देख लें हम तो मिल जाएगा मीन हमें। अब ये जो डिस्टेंस दिखा रखा है दिस इज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन 25 सेंटीमीटर हम लेके चलते हैं एवरेज वैल्यू को। यानी कि हम जब भी देखना होगा कि इमेज कहां बनाएं, क्लोजेस्ट इमेज कहां बनाएं कि हमें वो ऑब्जेक्ट क्लियरली नजर आ जाए, वो 25 सेंटीमीटर का लेके चलना है हमें। ठीक है, ये बात क्लियर। ये दो चीजों का ध्यान रखना है। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट क्या काम करना चाह रहे हैं भाई, ये एंगल बढ़ाना चाह रहे हैं। ये एंगल जितना बड़ा होगा रेटिना में इमेज उतनी बड़ी बनेगी, हम क्लियरली उसको देख पाएंगे। दूसरी फंडा ये कि मिनिमम डिस्टेंस जहां पे हम ऑब्जेक्ट को इजीली देख पाते हैं उसकी एवरेज वैल्यू हम लेके चलते हैं 25 सेंटीमीटर की। ठीक, प्रथम बेटा ये बायो का टॉपिक क्यों पूछ रहे हो? सिंह बेटा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में कुछ खास नहीं कटा, माइक्रोस्कोप है, टेलीस्कोप है, कुछ है ही नहीं खास। ये बेसिक फंडे दोनों समझ में आ रहे हैं। अब देखो बेटा, अगर मैं कहता हूं कि अगर हम नेकेड आई से किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं और वो डी डिस्टेंस पे पड़ा हुआ है तो उसका एंगल बन रहा है अल्फा। ठीक, किसी और इंस्ट्रूमेंट को यूज करके अगर मैं आई पे ही उसकी इमेज का एंगल बीटा बनवा दूं इस तरह से कि ये रे ऐसे जाए और इतने पोर्शन में इमेज बनाने लग जाए तो इमेज और अच्छी हो जाएगी। इस प्रोसेस में जो भी इंस्ट्रूमेंट मैं यूज कर रहा हूं उस इंस्ट्रूमेंट की जो मैग्निफिकेशन है, मींस वो कितना मैग्नीफाई कर रहा है, वो हम साइजेस से ना देखकर इन एंगल से देखते हैं। यानी कि इंस्ट्रूमेंट में जो हम मैग्निफिकेशन निकालते हैं एक्चुअल में हम निकालते हैं एंगुलर मैग्निफिकेशन, और वो इक्वल होती है बीटा बाय अल्फा के। बीटा बाय अल्फा, क्योंकि हमारा जो टारगेट है वो यही है कि रेटिना पे इमेज बड़ी बनाए जिससे हम क्लियरली उसको देख पाएं, और वो हम बना सकते हैं इस एंगल को बढ़ा करके। तो ये कितने टाइम्स हो गया उसके अकॉर्डिंग हम इसकी मैग्निफिकेशन को डिफाइन करते हैं जिसे हम कहते हैं एंगुलर मैग्निफिकेशन। तो माय नेम इज अर्पित सिंह। ओके बेटा, अपने नाम से लॉगिन किया करो ना, फिर ये सिंह ब्रदर्स क्यों लिखते हो? सर LDDB का मतलब अगर 25 सेंटीमीटर से कम हो डिस्टेंस तो नहीं देख सकते। बिल्कुल गौतम बेटा, इसका मतलब यही है कि 25 सेंटीमीटर से नजदीक रखेंगे तो हम उसे देख नहीं पाएंगे, एक एवरेज पर्सन नहीं देख पाएगा। वैसे तो पर्सन टू पर्सन ये चीज वेरी करती है, तो हमने एवरेज ले लिया है इसको 25 सेंटीमीटर। ठीक गौतम, ये चीजें क्लियर? पहले हम बात कर रहे हैं सिंपल माइक्रोस्कोप की। सिंपल माइक्रोस्कोप वो देखो क्या है। सिंपल माइक्रोस्कोप वो सिंगल एक हम कॉन्वेक्स लेंस लेके चलते हैं जिसकी फोकल लेंथ मैं f मान लेता हूं, इसको हम कहते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप। भाई इसका फायदा क्या है पहले तो वो देखें। मान लो मेरे पास एक ऑब्जेक्ट दे रखा है जो h हाइट का है, अगर मैं इसको अपनी नेकेड आई से देख रहा हूं और मान लो यहां पे मेरी आई है और ये मेरी आई पे जो एंगल बना रही है वो अल्फा का है, और मैं मिनिमम कितने डिस्टेंस तक देख सकता हूं d से, जो वो 25 सेंटीमीटर लिखा हुआ है इसको हम कैपिटल D से रिप्रेजेंट करते हैं। कैपिटल D, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। सर अल्फा की वैल्यू फिक्स होती है, भी तो बॉडी के साइज पे डिपेंड करता है बेटा, जिस ऑब्जेक्ट को आप देख रहे हो। जैसे मैंने कहा कि h हाइट की बॉडी है, h हाइट का ऑब्जेक्ट है
और मैं नेकेड आई से देख रहा हूं, मींस कोई इंस्ट्रूमेंट यूज नहीं कर रहा, मान लो उसका एंगल मेरी आई पे जो बन रहा है वो अल्फा का बन रहा है और मैंने उसको डी डिस्टेंस पे रखा, तो अगर मैं कोई इंस्ट्रूमेंट यूज नहीं करता तो सिचुएशन मुझे ये मिल रही है, इससे बड़ा एंगल नहीं बन पाएगा, क्योंकि अगर मैं ऑब्जेक्ट को इससे दूर रखूं तो एंगल और छोटा हो जाएगा, उसी हाइट का ऑब्जेक्ट अगर मैं दूर रखता तो एंगल और छोटा हो जाएगा। मैंने मैक्सिमम पॉसिबल एंगल बना लिया नेकेड आई से, वो अल्फा बन सकता है। अब मैं इसकी जगह पे अगर मैं एक लेंस यूज करूं, नॉर्मल कंडीशन में इमेज का रेटिना पर बड़ी बनती है, डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट पर। बेटा मैं वही केस लेके चल रहा हूं कि ये एच है, तो इसकी वजह से रेटिना पे जो इमेज बनेगी उसका एंगल लेंस पर अल्फा का बनेगा, यानी कि इस ऑब्जेक्ट की वजह से आई पर अल्फा का एंगल बन रहा है। मतलब अगर नॉर्मल आई से देखें तो ऐसी सिचुएशन नजर आएगी, मैंने जितना पास ला सकता था ले आया, इससे बड़ा एंगल मैं नहीं बना सकता। अब अगर मैं एक लेंस यूज करूं जिसकी फोकल लेंथ एफ की है और उसके सामने वही ऑब्जेक्ट रख दूं एच का, इसकी इमेज फॉर्मेशन करें, और हमने ये ऑब्जेक्ट कैसे रखा है, फोकस और इसके ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, ठीक है। तो अगर मैं इसमें इमेज फॉर्मेशन करूं तो रेस कैसे जाएंगी भाई, एक सीधी गई और फोकस इतने डिस्टेंस पे लिया है तो इतने डिस्टेंस पे यहां फोकस ले लें, तो ये रे जो है ऐसे जाएगी, ठीक। और एक रे ऑप्टिकल सेंटर से पास की तो सीधी निकल जाएगी, इनको एक्सटेंड करूं पीछे की तरफ तो यहां इमेज बनेगी, वर्चुअल इमेज, यानी कि ये ए बी ऑब्जेक्ट की ए डैश बी डैश इमेज बन गई। और मान लो मैं इस लेंस के इधर से देख रहा हूं, अगर मैं इस साइड से देखता हूं तो ये इमेज जो मुझे नजर आएगी ये मेरी आई पर ये एंगल बीटा का बनाएगी, ये एंगल बीटा का बनाएगी, हाँ या ना। सर अगर इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे तो अल्फा चेंज होगा विद रिस्पेक्ट नेकेड आई, वही बता रहा हूं बेटा, समझ इस चीज को। अब मैसेज करना बंद करो और पहले कॉन्सेप्ट को सीखो, इसके बाद मेरे से आप क्वेश्चन पूछना, ठीक है। मैंने नेकेड आई का केस लिया तो मैं मैक्सिमम एंगल जो बना पा रहा हूं आई पर वो अल्फा का था, उसी एच हाइट ऑब्जेक्ट के साथ जो मैंने अब इस लेंस के सामने रखा, और मैं लेंस के इधर से देख रहा हूं तो मुझे तो ये नजर आएगा मींस वो ऐसे। और मान लो ये इमेज लेंस से डी डिस्टेंस पे ही बना रहा हूं तो मैं देख सकता हूं, तो हम भाई मैंने डी डिस्टेंस पे ही अगर इमेज बना दी तो मैं तो इमेज को देख रहा हूं, इसका मतलब मैं देख सकता हूं। लेकिन ये इमेज अब मेरी आई पे बीटा का एंगल बना रही है, ये एंगल कंफर्म इस अल्फा से ज्यादा होगा इस सिचुएशन में। इस लेंस ने कितनी मैग्निफिकेशन की है वो हमें कैलकुलेट करना है, तो मैं कह सकता हूं कि मैग्निफिकेशन जो होगी वो बीटा बाय अल्फा की होगी। भाई नेकेड आई से तो एंगल बन रहा था अल्फा का, अब एंगल बन रहा है बीटा का, यानी कि मैग्निफिकेशन जो है वो बीटा बाय अल्फा की हो जाएगी। क्या ये दो चीजें विजुलाइज कर पा रहे हो? नेकेड आई से मुझे ऑब्जेक्ट को देखना है तो मुझे डी डिस्टेंस पे तो रखना पड़ेगा, उससे नजदीक में तो मैं रख नहीं सकता, तो मैक्सिमम एंगल जो मैं बना सकता हूं आई पर वो अल्फा का। लेकिन अगर मैंने लेंस यूज किया तो मैं इमेज को देख रहा हूं, तो मुझे इमेज ऐसी बननी चाहिए कि वो मिनिमम डी डिस्टेंस पे बने, डी से कम पे बनेगी तो मुझे नजर नहीं आएगी, डी से कम पे बनेगी तो मुझे नजर नहीं आएगी। तो मैंने कहा जी सपोज मैंने ऐसा कुछ सिस्टम बना दिया कि इमेज डी पे बन रही है तो मैं इमेज को देख सकता हूं, तो ये इमेज मेरी आई पे इस समय एंगल बीटा अगर बना रही है तो मैं कह सकता हूं कि इस इंस्ट्रूमेंट की जो मैग्निफिकेशन है वो बीटा बाय अल्फा की है। क्या ये बात क्लियर? क्या ये बात क्लियर है बेटा? अगर मैंने इसको नेकेड आई से देख रहा था तो अल्फा एंगल बन रहा था, मैंने लेंस लगा दिया,
उसकी आगे ऑब्जेक्ट रखा, उसकी वर्चुअल इमेज बनी, तो मैं यहां से देखूंगा तो मुझे तो इमेज नजर आएगी, और अगर इमेज डी डिस्टेंस पे बन गई तो मुझे वो इमेज दिख जाएगी, क्योंकि डी डिस्टेंस से कम डिस्टेंस पे तो मैं देख नहीं सकता। ठीक है, इसका मतलब अगर ये इमेज आई पर बीटा एंगल बना रही है तो इस समय इस लेंस ने, इस इंस्ट्रूमेंट ने जो मैग्नीफाई किया है इमेज को, जो एंगुलर मैग्निफिकेशन होगी वो बीटा बाय अल्फा की कह सकता हूं मैं। क्या ये बात क्लियर? सर लेंस लगाने से अलाइनमेंट हुए, ये हुआ कि एंगल इंक्रीज हो गया। बिल्कुल अभिनव बेटा, एंगल इंक्रीज हो गया। हमारा पर्पस ही यही था कि आई पे ज्यादा बड़ी इमेज बनाने के लिए एंगल बढ़ाना पड़ेगा। ज्यादा बड़ी इमेज बनेगी तो हम डिटेल तक जा सकते हैं उसके अंदर। ठीक, अब ये बीटा बाय अल्फा कितना भाई, जरा इससे देखें। हमें पता है कि ये अल्फा बीटा एंगल तो हम बहुत छोटे लेके चलते हैं, तो अल्फा मतलब साइन अल्फा भी कह सकते हैं, टेन अल्फा भी कह सकते हैं। तो यहां पे मैं अल्फा की वैल्यू कह सकता हूं परपेंडिकुलर अपॉन बेस मींस h बाई डी। ठीक है, और यहां पे अगर मैं कहूं कि मैंने ऑब्जेक्ट को रखा है सपोज लेंस से x डिस्टेंस पर, तो मैं यहां कह सकता हूं कि बीटा की वैल्यू जो होगी वो h बाय एक्स की होगी, h बाय एक्स। बिल्कुल बीटा एक्स जो बड़ा होगा, आप जब कंपेयर कर सकते हो, देखो अल्फा और बीटा में न्यूमरेटर जो आ रहा है वो h का आ रहा है, और डिनोमिनेटर को देखो वहां तो था d, और यहां पे डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है ये d से छोटी है। अगर डिनोमिनेटर छोटा हो गया है तो ये पूरा नंबर पहले से बड़ा हो गया होगा। सिंगल लेंस को हम सिंपल माइक्रोस्कोप कहते हैं। आगे पढ़ेंगे हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप, जिसमें हम दो लेंस यूज करेंगे। लेकिन ये समझ में आ गया तो आगे का समझना बहुत आसान हो जाएगा। अल्फा और बीटा तो मैंने अलग अलग निकाल लिए। सर मैग्निफिकेशन नहीं समझ में आया। अभिनव बेटा देख, हम मैग्निफिकेशन क्या क्यों करना चाह रहे हैं, किस तरह से करना चाह रहे हैं, जरा उसको विजुलाइज कर। जब मैं कह रहा हूं कि एक ऑब्जेक्ट से एंगल बनता है अल्फा, तो मुझे इमेज छोटी बनती है। किसी तरह से मैं एंगल को बढ़ा दूं तो बड़ी इमेज बनेगी। तो मैं इसमें मैग्निफिकेशन कैसे मेजर करता हूं, एंगुलर मैग्निफिकेशन। हर इंस्ट्रूमेंट में, हर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में हम जो मैग्निफिकेशन मेजर करते हैं वो एंगुलर मैग्निफिकेशन मेजर करते हैं। वो होता है कि इंस्ट्रूमेंट की वजह से कितना एंगल बन रहा है आई पीस पर, और ऑब्जेक्ट की वजह से कितना बन रहा है, उन दोनों की रेशो। और ये तब लेते हैं जब ऑब्जेक्ट को हम डी पर रखते हैं, डी पर ही रखते हैं, क्योंकि डी से ज्यादा पे तो एंगल कम बनेगा, हम एग्जैक्ट मैग्निफिकेशन नहीं निकाल पाएंगे। सर हाउ कैन वी सी वर्चुअल इमेज? अंशुमन, आप प्लेन मिरर में अपनी इमेज देखते हो, क्या देख पाते हो? नॉर्मल घर में जो मिरर होगा उसमें अपनी इमेज देख पाते हो? अरे वो इमेज भी तो वर्चुअल होती है, उसे कैसे देख लेते हो? आप वर्चुअल इमेज को देख तो सकते ही हो। ये जो स्टार्टिंग में मैंने बताया था मिरर के केस में, यहां देखो, अब हमें इनसे एक m का फॉर्मूला ड्राइव करना है, और दो तरह की सेटिंग्स हम लेके चलते हैं। जो भी हम इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे उसमें दो तरह की सेटिंग होंगी। पहली सेटिंग तो ये है कि हम इमेज बना रहे हैं डी पर, तो हम उसको देख रहे हैं और हमें मैग्निफिकेशन कितनी मिल रही है वो कैलकुलेट करनी है। अब इसमें मुझे पहले x निकालना पड़ेगा, भाई ये hx क्या है, या h बाय एक्स निकल जाए। तो इस लेंस को देखें, इस लेंस को, भाई इसके लिए ऑब्जेक्ट यहां था, इमेज यहां थी, तो इसमें अगर मैं लेंस फॉर्मूला यूज करूं तो मुझे पता है कि u की वैल्यू -x होगी, v की वैल्यू -d होगी, और फोकल लेंथ f का है। लेंस फॉर्मूले में पुट करें 1/v - 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? इसमें मैंने क्या, देखो ये माइनस साइन तो कट गया, और पूरी इक्वेशन को h से मल्टीप्लाई कर दिया।
तो ये बन जाएगा हमें -h/d प्लस h/x इज इक्वल्स टू h/f। इससे h/x निकाल लिया। इससे अगर मैं h/x निकालूं तो वो आएगा h/f प्लस h/d, यानी कि h इंटू 1/f प्लस 1/d। देखो ये h/x की वैल्यू कैसे निकाली, क्लियर, लेंस फॉर्मूले से। और ये h/x की वैल्यू मैं यहां पुट कर सकता हूं। तो जो मेरे पास मैग्निफिकेशन आ रही है उसको ध्यान से देखो, वो आती है बीटा बाय अल्फा। बीटा क्या है, h/x, और अल्फा है h/d। h/x की वैल्यू है h इंटू 1/f प्लस 1/d अपॉन h/d। तो ये h तो कट जाएगा और यहां बचेगा 1/d। जब मैं इसको सेपरेट करूंगा तो ये आ जाएगा 1 प्लस d, ये 1 हो जाएगा और d ऊपर जाएगा, d/f। ये फॉर्मूला आ जाएगा एंगुलर मैग्निफिकेशन का। बिल्कुल आदित्य बेटा, वर्चुअल इमेज को हम देख तो सकते हैं लेकिन उसको स्क्रीन पे नहीं ला सकते, वो स्क्रीन पे प्रोजेक्ट नहीं हो सकती। क्या हमारी आई वर्चुअल इमेज बना सकती है? अगर जतिन बेटा हमारी आई अगर वर्चुअल इमेज बना भी रही है तो उसको हम देख नहीं पाएंगे, वो तो चली जाएंगी रेस। हमारी आई की रेटिना पे इमेज रियल बनती है, उसी को ब्रेन स्टडी करता है। क्या ये पोर्शन समझ में आया? नोट कर लो, कोई दिक्कत नहीं बेटा। मतलब हम नेकेड आई से किसी ऑब्जेक्ट को देखना चाहें और अच्छी से अच्छी इमेज बनाना चाहें तो मैक्सिमम अल्फा एंगल बना पा रहे थे, क्योंकि डी डिस्टेंस पे तो रखना ही पड़ेगा, इससे नजदीक में ला नहीं सकता, दूर ले जाऊंगा तो एंगल छोटा हो जाएगा। लेकिन जब मैंने लेंस यूज किया तो उसी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए अगर मैं मिनिमम डिस्टेंस पे ही रख रहा हूं तो एंगल बीटा का बन रहा है, यानी कि इस लेंस ने एंगल बढ़ा दिया। कितने टाइम्स बढ़ा दिया? दैट इज मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन इज बीटा बाय अल्फा, और बीटा बाय अल्फा मैंने कैलकुलेट किया तो वो आंसर आ रहा है 1 प्लस d/f। तो प्लीज रिपीट आफ्टर 1/d प्लस 1/x इक्वल्स टू 1/f। 1 ये माइनस में है डा, मैंने पूरी इक्वेशन को h से मल्टीप्लाई कर दिया, पूरी इक्वेशन को h से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया -h/d, h/x, h/f, और इससे मैंने h/x की वैल्यू निकाल ली, वो आ जाएगी h/f प्लस h/d। उनमें से h कॉमन लेके इस तरह लिख दिया। ये h/x की वैल्यू मैं बीटा की जगह पुट कर सकता हूं क्योंकि बीटा h/x है। अब मैग्निफिकेशन पे आ गया। मैग्निफिकेशन का मतलब है बीटा बाय अल्फा, बीटा मतलब h/x और अल्फा का मतलब h/d। h/x की जगह पे इसकी ये वैल्यू पुट कर दी तो ये h से h कट जाएगा, ये बचेगा 1/f प्लस 1/d अपॉन 1/d। तो 1/d बाय 1/d तो 1 हो गया और 1/f प्लस 1/d d/f हो गया। अभिनव बेटा, ह्यूमन आई वर्चुअल इमेज को देख सकती हैं, लेकिन उस वर्चुअल इमेज की रियल इमेज हमारी आई में बनती है। समझ इस चीज को बेटा। मान लो ये मिरर और यहां पर एक ऑब्जेक्ट है, या आप ही खड़े हो, इससे रेज गई ऐसे और रिफ्लेक्ट हो गई, यानी कि इसमें देखें तो इमेज यहां बन रही होगी। ये जो रेज जा रही हैं ये आपने अपनी आईज में एंटर करवा दी, ये आपकी आई बड़ी सी दिखा दी, ये उसका लेंस। ये रेज जब आपकी आईज में एंटर करेंगी तो ये इसका लेंस इसको फोकस कर देगा रेटिना पर, तो रेटिना पे जो इमेज बनेगी वो तो रियल बनेगी। अभिनव ये बात क्लियर हुई बेटा? वर्चुअल इमेज को आईज की हेल्प से रेटिना पे जो इमेज बना रहे हैं, अरे वो तो रियल है, और उस इमेज को स्टडी कर रहा है ब्रेन।
तो हम डी बाई एक्स को 1 प्लस डी बाई एफ भी ले कह सकते हैं इक्वेट करने, बिल्कुल कर सकते हैं बेटा, वो तो बहुत सारे तरीके हैं करने के, हमें वो कैलकुलेट करना था बस। क्या ये बात क्लियर अंशुमन? और एक पूछ रहा है सर व्हाई द इमेज इज फॉर्मिंग एट डी डिस्टेंस फ्रॉम लेंस। देख बेटा एक चीज और समझ इसमें, मान लो यहां पर ऑब्जेक्ट है और आप यहां से देख रहे हो, तो इसकी एंगल जो बनेगा नीचे से लेकर ऊपर तक पूरा एंगल आई पे जो बनेगा वो इतना बनेगा। मैं इसे और पास ले आऊं तो एंगल बड़ा बन जाएगा, और पास ले आऊं तो एंगल और बड़ा बन जाएगा। जितना बड़ा एंगल बने उतना अच्छा है मेरे लिए, उतना ज्यादा क्लियरली मैं देख पाऊंगा, ये बात क्लियर। लेकिन प्रॉब्लम है, अगर मैंने ये डिस्टेंस डी से भी कम कर दिया तो मैं देख ही नहीं पाऊंगा। यानी कि कम से कम ये डिस्टेंस हम डी रख सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। और डी ही क्यों रख रहे हैं? अरे दूर रखूंगा तो मैग्निफिकेशन कम होगी, अरे नजदीक करूं ना और ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है, इट मींस ह्यूमन आई कन्वर्ट वर्चुअल इमेज टू, बिल्कुल बेटा, हम उन्हीं ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं जिनकी इमेज, जिनकी रियल इमेज हमारे रेटिना पे बन पाती है। ठीक अभिनव, डी पे ही क्यों रख रहे हैं भाई? जितना नजदीक रखेंगे उतना बड़ा एंगल बनेगा, दूर क्यों रखूं फिर मैं? इसलिए हम कह रहे हैं कि अगर हमें नजदीक से नजदीक भी रखना है तो डी पे रख सकते हैं, इससे कम पे नहीं रख सकते। दूर बनाऊंगा तो मैग्निफिकेशन कम आएगी। ठीक, सिंपल माइक्रोस्कोप में ये पहली सेटिंग है, पहली सेटिंग जिसे हम कहते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन सेटिंग। यानी कि जब इमेज हम डी पे बना रहे हैं उस समय इस सिंपल माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन 1 प्लस डी बाई एफ आ रही है। लेकिन इसमें दो तरह की सेटिंग होती हैं। एक और फंडा ध्यान रखोगे, है तो 10th का फंडा, मैं रिपीट कर देता हूं। जब हम दूर के ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं, बहुत दूर का ऑब्जेक्ट है, मींस रेज अगर पैरेलल आ रही हैं और हम उसको देख रहे हैं, तो हमारी आईज जो हैं वो रिलैक्स रहती हैं। जितने नजदीक ऑब्जेक्ट को देखना होता है उतनी आईज में स्ट्रेन पड़ता है। if D is less than then we can see image more better, but according to formula M is directly proportional to D आ रहा है, लेकिन D तो फिक्स है ना, तो हम मैग्निफिकेशन को बढ़ाने के लिए F को चेंज करते हैं, फोकल लेंथ को। क्लियर? क्लियर अंशुमन? हम D को तो चेंज नहीं कर पा रहे, हम F को तो मैनिपुलेट कर सकते हैं, लेंस के F को, तो उसके अकॉर्डिंग देखेंगे। गौतम बेटा नाइट विजन कैमरे में कहां पहुंच गए? अभी पहले बेसिक तो समझ लो। अभी सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप समझ नहीं आ रहा, नाइट विजन ग्लासेस में हम कहां पहुंच गए, वो अलग कॉन्सेप्ट है। बहुत ज्यादा डेविएट हो जाते हो बहुत जल्दी आप लोग। जो चल रहा है पहले उस बेसिक को समझोगे, तब जाके आगे हायर चीजें समझ में आएंगी। क्या ये क्लियर? इसमें दूसरी सेटिंग, एक सेटिंग होती है कि हम डी डिस्टेंस पे बना दें, दूसरी सेटिंग होती है कि इमेज इंफिनिटी पे बना दें तो हमारी आईज रिलैक्स रहेंगी। सिंपल माइक्रोस्कोप में भी अगर इमेज इंफिनिटी पे बनाते हैं तो एंगुलर मैग्निफिकेशन कितनी होगी, जरा उसको देखें। सर हाउ कैन वी यूज ऑल दिस सेटअप इन माइक्रोस्कोप? माइक्रोस्कोप में ये सेटिंग होती है बेटा, आप जब उसको एडजस्ट करते हो, जब आप नजर आ रही होती है तभी तो सेट करते हो। जब सेट कर रहे हो नजर ही नहीं आ रही तो क्या सेटिंग कर रहे हो? ठीक। दूसरी सेटिंग जो होती है जिसे हम कहते हैं नॉर्मल सेटिंग, उसमें क्या होता है, हम ऑब्जेक्ट को फोकस पे ही रख देते हैं, हम ऑब्जेक्ट को रख देते हैं फोकस पे।
अब ये रेज जो जाती हैं, जो यहां से गई वो तो सीधी निकल जाएगी, जो ऐसे गई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस वो फोकस से पास करेगी और पैरेलल इमेज बनाएगी इंफ्राडी पर, इमेज बनाएगी इंफ्राडी पर। ठीक, अब इमेज जो बन रही है और मैं यहां लेंस के बिल्कुल पास से देख रहा हूं, तो इमेज जो मेरी आई पे एंगल बना रही है वो तो ये एंगल बना रही है जिसको मैं बीटा से रिप्रेजेंट करता हूं, और ये एच हाइट का ऑब्जेक्ट था। अगर मैं ये इंस्ट्रूमेंट यूज ना करता, नेकेड आई से उसी एच ऑब्जेक्ट को देख रहा होता, यहां पे मेरी आई है और ये डिस्टेंस मैं डी पे देख सकता हूं, तो मैक्सिमम एंगल बन सकता था अल्फा का। यानी कि नॉर्मल सेटिंग में, नॉर्मल सेटिंग में नॉर्मल सेटिंग में अगर मैं बीटा को देखूं तो वो किसके बराबर आएगा, h अपॉन ये फोकल लेंथ f, और बिना लेंस के अगर मैं अल्फा देखूं तो वो h अपॉन d बन रहा था। तो मैग्निफिकेशन कितनी आएगी, बीटा बाय अल्फा मींस h बाय f अपॉन h बाय d। तो ये मैग्निफिकेशन में h तो कट जाएगा और फॉर्मूला आ जाएगा d बाय f। यानी कि अगर हम आगे अगर हम नॉर्मल सेटिंग की बात करते हैं, यानी कि इमेज इंफिनिटी पे बनाते हैं, इंफिनिटी पे इमेज बनने का मतलब है कि हमारी आईज में स्ट्रेन नहीं पड़ रहा, रिलैक्स स्टेज पे हम देख पा रहे हैं दूर वाले ऑब्जेक्ट को। जितना पास देखते हैं उतना ज्यादा स्ट्रेन पड़ता है। अगर रिलैक्स आई से देखना है इसका मतलब इमेज इंफिनिटी पे बनानी है। अगर मैंने इंफिनिटी पे इमेज बनाई तो उसे कहते हैं नॉर्मल सेटिंग। नॉर्मल सेटिंग के केस में एंगल जो बन रहा है वो बीटा बन रहा है और यहां पे अल्फा एंगल। मैंने रेशो निकाली और मैग्निफिकेशन कैलकुलेट की तो आ रही है d बाय एफ। लेकिन जब हमने लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट विजन सेटिंग की थी तो मैग्निफिकेशन आई थी 1 प्लस डी बाय एफ, यानी कि इसमें मैग्निफिकेशन ज्यादा आ रही है लेकिन यहां पे हमारी आईज पे स्ट्रेन पड़ रहा है। रिलैक्स कंडीशन में देखें तो मैग्निफिकेशन इतनी आ रही है। क्या ये दो केस समझ में आ रहे हैं सिंपल माइक्रोस्कोप के? सिंगल कन्वर्जिंग लेंस इज सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंगल कन्वर्जिंग लेंस इज सिंपल माइक्रोस्कोप। सर हम कह सकते हैं कि डिस्टेंस x एंड फोकल डिस्टेंस सेम है। इसमें तो कह सकते हैं क्योंकि हमने फोकस पे रखेंगे तभी तो इमेज इंफिनिटी पे बनती है बेटा। किसी कन्वर्जिंग लेंस में फोकस पे ऑब्जेक्ट होता है तभी तो इमेज इंफिनिटी पे बनती है। तो सिंपल माइक्रोस्कोप के दो बेसिक केसेस, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन सेटिंग और दूसरा नॉर्मल सेटिंग। दोनों में आपके एग्जाम में क्या आ सकता है, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। ये सिंपल माइक्रोस्कोप था। इन फॉर्मूलेस का यूज हम करेंगे आगे क्योंकि बार बार तो हम मेहनत करेंगे नहीं। अब एक बेसिक और समझ लें। देखें आगे स्पेस है, बिल्कुल है नहीं सिंपल, अरे यहां सिंपल माइक्रोस्कोप लिखा हुआ था मैंने, चलो कोई बात नहीं, सिंपल माइक्रोस्कोप तो मैंने समझा दिया है। तो नॉर्मल सेटिंग रिपीट कर दीजिए। ठीक बेटा समझ ले। नॉर्मल सेटिंग का मतलब है, जब भी नॉर्मल सेटिंग कहें, मैं सिंपल माइक्रोस्कोप की बात करूं, इसके बाद कंपाउंड माइक्रोस्कोप करेंगे, इसके बाद टेलीस्कोप करेंगे, हर बार नॉर्मल सेटिंग का मतलब इमेज इंफिनिटी पे बनानी है। पहली बात तो यह ध्यान रखना है। दो तरह की सेटिंग यूज करेंगे हम, एक तो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन सेटिंग, दूसरी नॉर्मल सेटिंग। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट विजन सेटिंग में जो इमेज बनाएंगे वो डी डिस्टेंस पे बनाएंगे, डी डिस्टेंस पर लीस्ट जो 25 सेंटीमीटर हम लेके चलते हैं। नॉर्मल सेटिंग में जो इमेज बनाएंगे वो इंफिनिटी पे बनाएंगे। पहली बात तो ये ध्यान रखनी है। अब नॉर्मल सेटिंग के लिए मुझे इमेज इंफिनिटी पे बनानी है तो ऑब्जेक्ट को मुझे इसके फोकस पे रखना होगा तभी इमेज इंफिनिटी पे बनेगी। मैंने फोकस पे ऑब्जेक्ट रखा, इमेज इंफिनिटी पे बन गई। वो इमेज आई पर जो एंगल बना रही है वो बीटा का बना रही है। अगर मैं लेंस यूज ना करता तो वही एच हाइट की जो ऑब्जेक्ट है वो मेरे आई पे अल्फा एंगल बना रहा था। क्या जब डी पे रख रहा हूं, बट डी से नजदीक तो मैं देख ही नहीं सकता, तो यहां पे मुझे एंगल मिल रहा है अल्फा एच बाई डी, और यहां बीटा को मैं कह सकता हूं एच बाय एफ।
इससे मैंने रेशियो निकाली बीटा और अल्फा की, तो मिल गई d बाय एफ। यानी कि इस केस में सिंपल माइक्रोस्कोप की नॉर्मल सेटिंग में जो मैग्निफिकेशन आती है दैट इज d बाय एफ, और लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन सेटिंग में जो मैग्निफिकेशन आती है वो 1 प्लस d बाय एफ आती है। क्या सबको ये क्लियर? कोई कंफ्यूजन तो नहीं इसमें? अब एक चीज और देखो बेटा, अभी तो हम एक ही सिंगल लेंस यूज कर रहे थे। सिंपल माइक्रोस्कोप में एक सिंगल लेंस था। मान लो एक से ज्यादा लेंस यूज होते हैं, एक लेंस ये लगाया, एक लेंस ये लगाया, एक लेंस ये लगाया, मान लो 3 लेंस यूज कर लिए मैंने कहीं पर, और मेरे पास यहां पे एक ऑब्जेक्ट है और बताना है कि इन सब के मिक्स करके टोटल मैग्निफिकेशन कितनी होगी। तो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है, पहला लेंस, सपोज पहले लेंस की जो मैग्निफिकेशन है वो m1 की है, दूसरे लेंस की मैग्निफिकेशन सपोज m2 की है, तीसरे लेंस की मैग्निफिकेशन m3 की है। तो इस कॉम्बिनेशन की नेट मैग्निफिकेशन निकालने का सिंपल सा मेथड है, वो होता है m1 इंटू m2 इंटू m3। अब ये ऐसा मल्टीप्लाई क्यों कर सकते हैं भाई, हम ये भी समझ लेते हैं। नॉर्मल सेटिंग इज ओनली यूजफुल व्हेन f इज लेस देन d। हाँ बेटा, f d से छोटा होगा तभी लेंस का फायदा है, वरना लेंस का फायदा नहीं कुछ, वो तो और छोटा कर देगा। बट नॉर्मल सेटिंग में हम इमेज को देख नहीं पाएंगे। क्यों नहीं देख पाएंगे सिंह बेटा? स्टार्स कितनी दूर है तेरे से, क्या उनको नहीं देख पाते? लगभग इनफाइनाइट डिस्टेंस पे कह सकते हो, अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी, लेकिन वहां से लाइट आपके पास पहुंच पा रही है तो आप देख पा रहे हो। उल्टा दूर के ऑब्जेक्ट को देखना आसान रहता है, हमारी आईज रिलैक्स रहती हैं, सिंपल रेज पैरेलल आती हैं और फोकस के अकॉर्डिंग रेटिना पे इमेज बना देती हैं। अब ऐसा क्यों कह पा रहा हूं, जरा इसको भी समझ लो। मान लो ये एक लेंस, पहले एक लेंस लेते हैं, यहां पे ऑब्जेक्ट है ए बी, इसने सपोज यहां पे इमेज बना दी ए डैश बी डैश, मैंने इसके आगे एक और लेंस रख दिया, इसने इसकी इमेज यहां बना दी ए डबल डैश बी डबल डैश। सपोज इसने, इस लेंस ने इसकी इमेज यहां बनाई, फिर ये इमेज नेक्स्ट स्टेप के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, इसकी इमेज यहां बन गई। सपोज मैंने एक आर्बिट एग्जांपल ले लिया, कोई भी, मैं टेलीस्कोप वगैरह नहीं बात कर रहा, जनरल बात कर रहा हूं। ये पहला लेंस, ये दूसरा लेंस। अगर मैं पहले लेंस की मैग्निफिकेशन की बात करूं तो आपको ध्यान होगा, मैग्निफिकेशन इस तरह लिखते थे ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, m1 इसकी मैग्निफिकेशन अगर m1 है तो ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इसकी मैग्निफिकेशन होगी। सेकंड की बात करूं तो उसकी मैग्निफिकेशन, इसने इसको मैग्नीफाई करके ये बनाया है, मींस ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन ए डैश बी डैश। अलग अलग लेंस की अलग अलग मैग्निफिकेशन इस तरह से लिख सकते हैं। लेकिन अगर मैं देखूं कि भाई, मैं कहता हूं कि ये एक इंस्ट्रूमेंट है जिसमें 2 लेंस लगे हुए हैं, ऐसे कुछ, इस इंस्ट्रूमेंट के लिए देखें तो ये ऑब्जेक्ट है और फाइनल इमेज ये बन रही है। तो इस पूरे इंस्ट्रूमेंट ने, यानी कि इन दोनों लेंस ने मिलकर क्या किया, इन्होंने इस ऑब्जेक्ट को ऐसी इमेज बना दी। तो इस पूरे इंस्ट्रूमेंट की अगर मैग्निफिकेशन में m कहता हूं तो वो इमेज की हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट की हाइट, यानी कि ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन ए बी होना चाहिए। लॉजिकली तो होना चाहिए भाई, अंदर पता नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, मुझे मतलब नहीं, मुझे पता है कि एक इंस्ट्रूमेंट है, इसके सामने ऑब्जेक्ट रखा, ये इमेज बन रही है, यानी कि ये इंस्ट्रूमेंट क्या कर रहा है, इस ऑब्जेक्ट को इतनी बड़ी इमेज बना रहा है। तो इस इंस्ट्रूमेंट की मैग्निफिकेशन अगर मैं पूछूं तो वो इमेज का साइज अपॉन ऑब्जेक्ट का साइज कह सकता हूं। लेकिन ध्यान से देखो तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन ए डैश बी डैश। ये और ये एक ही बात है, ए डैश बी डैश कटेंगे तो यही बन जाएगा, यानी कि इसकी एक नई फॉर्म लिख सकता हूं, ए डैश बी डैश से मल्टीप्लाई डिवाइड करके।
मल्टीप्लाई डिवाइड करके मैं ऐसे बना सकता हूं। और ध्यान से देखो तो ये पार्ट जो है, अरे ये तो m1 है, और ये पार्ट क्या है, अरे ये तो m2 है। तो मैं कह सकता हूं कि m इज इक्वल्स टू m1 इंटू m2 हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट हम जनरली यूज करते हैं कि अगर एक से ज्यादा स्टेप्स हो रहे हैं और मुझे पूरे इंस्ट्रूमेंट की मैग्निफिकेशन चाहिए, हर स्टेप की मैग्निफिकेशन निकाल कर मल्टीप्लाई कर दो, उस पूरे इंस्ट्रूमेंट की मैग्निफिकेशन मिल जाएगी। क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? अभी तक तो हमने एक ही लेंस यूज किया था, सिंपल सिंपल था। आगे हमें दो दो लेंस यूज करने हैं, तो उनमें मैग्निफिकेशन को कैसे सोचना है ये क्लियर, ये फंडा समझ में आना बहुत जरूरी है। अगर एक से ज्यादा लेंसेज यूज हो रहे हैं किसी इंस्ट्रूमेंट में, तो उस इंस्ट्रूमेंट की मैग्निफिकेशन हम अलग अलग लेंस की मैग्निफिकेशन को मल्टीप्लाई करके बना सकते हैं। क्या ये क्लियर कॉन्सेप्ट? क्यों कर रहे हैं ऐसा, ये समझना जरूरी है। अभी तक तो हमने बात की है सिर्फ सिंपल माइक्रोस्कोप। पहली सेटिंग लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट विजन, दूसरी सेटिंग नॉर्मल सेटिंग जिसमें इमेज इंफिनिटी पे बनाएंगे। अब हम आगे चलेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप की तरफ। कंपाउंड माइक्रोस्कोप, देखो भाई कुछ एनिमेशंस वगैरह हैं, उनका ध्यान रखना है आपको इसमें। तब मल्टीपल लेंस की जगह अगर हम लोग लेंस का पावर बढ़ाने हाँ कर सकते हैं अभिनव बेटा, लेकिन दो लेंस यूज करके ज्यादा हेल्प मिलती है। ठीक है, अभी समझ में आ जाएगा जब हम फॉर्मूले बनाएंगे तो। समझे बेटा इसको? कंपाउंड माइक्रोस्कोप देखो किस तरह से क्या क्या चीजें इसमें हैं वो ध्यान रखना है। इसमें दो लेंस यूज करते हैं, थोड़ा सा पिक्चर हिल गई है, ये आईपीस है। थोड़ा ठीक कर लें। और भी आगे कुछ हिल गया है तो ठीक कर लूं बेटा। यहां इसको थोड़ा सा, चलो थोड़ी बहुत चीजें हिली हैं, समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखें बेटा, सर अगर सभी लेंस की फोकल लेंथ सेम है तो क्या होगा? अभी देखते हैं बेटा किसकी ज्यादा रखनी है किसकी कम रखनी है, वो फॉर्मूला बताएगा। अभी डायरेक्टली हम कह दें तो समझ में नहीं आएगा कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में देखो भाई, एक लेंस होता है ऑब्जेक्टिव, एक होता है आईपीस, नाम से समझ में आ जाएगा। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में हम दो लेंस यूज करते हैं। जो लेंस ऑब्जेक्ट की तरफ होता है मींस ऑब्जेक्ट यहां होगा तो इसको नाम दे दिया ऑब्जेक्टिव। जहां से हम देख रहे हैं मींस आई इसके क्लोज है तो इसको नाम दे दिया आईपीस। आईपीस का अपर्चर बड़ा रखते हैं ऑब्जेक्टिव के कंपैरिजन में। ठीक, और क्या चीजें यूज होती हैं जरा समझते जाओ। इसमें क्या क्या टर्म्स हैं वो बेसिक तो आपको पता होंगी। ये हमने दो ऑप्टिकल सेंटर्स डिफाइन कर दिए इनके, इसको पीओ और इसको पीई कह दिया। ठीक है, कुछ बेसिक पॉइंट्स यहां डिफाइन कर रखे हैं, इनकी फोकल लेंथ के अकॉर्डिंग f0 और 2f0 ऐसी उसके भी डिफाइन कर देंगे और इनकी फोकल लेंथ भी डिफाइन कर देंगे। ये कुछ बेसिक चीजें जो हैं जो आपको पता होनी चाहिए। देखो भाई, फोकल लेंथ f0 मान ली, ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ को हम f0 से रिप्रेजेंट करते हैं, आई पीस की फोकल लेंथ को हम fe से। E स्टैंड फॉर आई पीस, O स्टैंड फॉर ऑब्जेक्टिव, दोनों की अपनी अपनी फोकल लेंथ है।
सर एक क्वेश्चन है, वो इसका प्रैक्टिकल कैसे होगा कल मैम? वो तो प्रैक्टिकल किस चीज का करवाएंगे बेटा? प्रैक्टिकल तो आपको समझ में आ जाएगा। सुशांत क्या डाउट है बेटा, पूछ सकते हो आप। हाँ, लेंस के अपर्चर डिफरेंट होते हैं बेटा इसमें। यहां हमने रख दिया ऑब्जेक्ट ए बी। देखो इसकी इमेज कैसे बनती है, जो रे डायग्राम बनता है। पहला स्टेप हुआ कि ये रेज गई और इसने यहां पे इमेज बनाई, यानी कि ए बी ऑब्जेक्ट ने ए डैश बी डैश इमेज बनाई। ठीक, और हम कैसे एडजस्ट करते हैं इस इंस्ट्रूमेंट की लेंथ को? इस लेंस से इस लेंस तक की जो लेंथ है, इसे हम कहते हैं लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप। हम कैसे करते हैं कि ये इमेज इस तरह से बने कि ये इसके ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में बने, यानी कि नेक्स्ट इमेज जो हम बनाएंगे वो हम कैसी बनाएंगे? वर्चुअल। क्योंकि जो पहले लेंस की वजह से इमेज बनी वो दूसरे लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। अब इसके लिए जो ऑब्जेक्ट है ये फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में है, तो ये लेंस इसकी जो इमेज बनाएगा वो तो वर्चुअल बनाएगा। बिल्कुल मुझे दे दूंगा बेटा, डोंट वरी। अब इसकी इमेज बनानी है तो इन्हीं रेज को एक्सटेंड करें भाई। एक तो हमने पोल से भेज दी और दूसरी जो यहां रिफ्रैक्ट होकर गई, इनको एक्सटेंड करेंगे तो फाइनल इमेज बनेगी ए डबल डैश बी डबल डैश पर। यानी कि पहले लेंस ने इस ऑब्जेक्ट की इमेज यहां बनाई और इसको ऑब्जेक्ट मानेंगे इसके लिए, और इसकी इमेज इस लेंस ने यहां बना दी इतनी बड़ी। ये तो इनका रे डायग्राम। और मैं चाहता हूं इसमें वो सेटिंग जिसमें कहा जाता है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, यानी कि ये इमेज आई से कितने डिस्टेंस पे होनी चाहिए? डी डिस्टेंस पे, उससे कम नहीं। उससे कम पे तो मैं देख ही नहीं पाऊंगा। ठीक, तो मैंने कहा ये डिस्टेंस जो है ये डी का है। अब ये पूरा डायग्राम कंप्लीट कर लूं फिर मैं समझाता हूं इसके बारे में। डी डिस्टेंस, इस इमेज का डिस्टेंस यहां से डी। ठीक है, कुछ टर्म्स मानी है, ध्यान से समझना है इस चीज को बेटा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट सा डायग्राम है लेकिन समझ में आना जरूरी है। प्लीज आंसर माय क्वेश्चन। सुशांत तुम्हारा क्वेश्चन तो नजर ही नहीं आया, निकल गया कहीं, दोबारा भेज बेटा। नहीं, ये तो शांतनु पूछ रहा है। शांतनु क्वेश्चन क्या था बेटा? अभिनव बेटा अभी समझ में आ जाएगा कि ये बड़ा क्यों है, अभी क्लियर हो जाएगा। देख बेटा, ये रेज बनी गई, मतलब इस ऑब्जेक्ट की इमेज बनी यहां पर, इसकी इमेज बनी यहां पर। ठीक, ये डिस्टेंस डी चाहिए तभी मैं देख पाऊंगा, अदरवाइज नहीं देख पाऊंगा। अब देखो ये डिस्टेंस माना यू नॉट, यू और वी तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस ही लेके चलते हैं। तो डी इज मेजर्ड फ्रॉम आई, नो सर, रेदर देन आई पीस। आदित्य बेटा हम ये लेके चलते हैं कि आई जो है वो बहुत क्लोज है, तो जो एंगल आई पीस पे दिखाएंगे वही हम अप्रोक्सीमेटली आई पे लेके चलते हैं। पहले भी हमने यही काम किया था। जब मैंने सिंपल माइक्रोस्कोप बनाया था तो मैंने लेंस पे ही एंगल दिखा दिया था, तो क्योंकि लेंस के बहुत क्लोज हम अपनी आई को एज्यूम करते हैं। ठीक है, अब देखो ये तो मैंने मान लिया यू नॉट। यू नॉट का मतलब ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और इसकी इमेज बनी थी यहां पर ए डैश बी डैश पर, ए डैश बी डैश पे इमेज बनी थी, तो इस लेंस के लिए इमेज डिस्टेंस को मैंने वी नॉट कह दिया। दोनों चीजें क्लियर? बिल्कुल, ये डायग्राम आ सकता है एग्जाम में। इस चैप्टर में से मेनली दो चीजें आती हैं, एक तो रे डायग्राम बनाओ, दूसरा आता है मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला ड्राइव करो। मैं अभी इसका रे डायग्राम अपने हाथ से बना के भी दिखा देता हूं, आपको और क्लियर हो जाएगा। एक शीट इंसर्ट कर दूंगा अभी मैं, इसके बाद ही कर देता हूं। देख बेटा,
ऐसे पहले कर दूं बेटर रहेगा, यहां पे है भी। चल समझ बेटा इस चीज को। रे डायग्राम आपको एग्जाम में बनाने के लिए आ सकता है, तो किस तरह से बनाएंगे जरा देख लो। पहले तो एक्सेस बना दी, एक लेंस मैंने दिखाया, दूसरा लेंस बाद में बनाना वरना कंफ्यूजन हो जाएगा। वो तो पीपीटी में बनाया था तो ऐसे बन गया, लेकिन यहां देखो भाई, ये लेंस दिखाया, फिर आप दिखाओगे एक ऑब्जेक्ट, एक इसका फोकस रखोगे नजदीक, तो आप क्या करोगे, इसमें रे डायग्राम बनाओगे इस तरह से, एक रे ऐसे गई और ये फोकस से पास कर रही है, एक ऑप्टिकल सेंटर से गई तो ये ऐसे कट कर रही है, तो यहां बन जाएगी इमेज। इमेज को मैं येलो से दिखा दूं, ये वाला पार्ट, ये ए बी, तो ये दिखा दिया ए डैश बी डैश। पहले तो ये बना दोगे पहली, फिर दूसरा क्या करना है, दूसरा लेंस इसके साथ दिखाओ, व्हाइट कलर से दिखाते हैं, ए थोड़ा सा बड़ा इससे, और इस तरह से कि इसका फोकस यहां एफ ऑफ आई पीस, जितना डिस्टेंस ये उतना डिस्टेंस यहां पे दिखा देंगे। अब इससे रे डायग्राम कैसे बनाना है, मैं कलर चेंज कर लेता हूं। इससे रे मैंने एक सीधी भेजी और आफ्टर रिफ्रैक्शन, या पहले इससे भेज देते हैं, यहां से भेजी तो ये ऐसी निकल जाएगी, जो सीधी गई वो आफ्टर रिफ्रैक्शन फोकस से पास करनी चाहिए, तो ज्यादा ही ऐसी होगी, बहुत दूर बनेगी, चेंज कर दें, वरना इतनी दूर हम डायग्राम बना नहीं पाएंगे। फोकस को हम उसके अकॉर्डिंग मैनिपुलेट कर लेंगे, इसको थोड़ा सा और टेढ़ा कर दूं ऐसे, ये मान लिया मैंने फोकस, तो उतना ही फोकस यहां दिखा देंगे एफ ई, और इन दोनों को पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे तो यहां बनेगी वर्चुअल इमेज, यानी कि ए डबल डैश बी डबल डैश। ये रे डायग्राम आपके एग्जाम में आ सकता है। कई बार तो यही आ जाता है कि सिंपल माइक्रोस्कोप का लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन का केस रे डायग्राम में शो करो, तो ये रे डायग्राम बनाने के लिए बोर्ड एग्जाम में आ सकता है, ध्यान रखना। इसकी फोकल लेंथ को हम FO से, ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ, और इसको FE से, आई पीस की फोकल लेंथ, इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ये वाला जो डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, लेकिन ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑब्जेक्टिव के लिए है, तो इसको U0, और यहां जो पहली इमेज बनी थी इसके डिस्टेंस को हम कहते हैं V0, और ये जो फाइनल इमेज बननी चाहिए ये इस आई पीस से D डिस्टेंस पर बननी चाहिए, क्योंकि इससे नजदीक बन गई, अरे मैं देख ही नहीं पाऊंगा। क्या ये डायग्राम क्लियर? रट लेना, ये डायग्राम एग्जाम में आने के पूरे चांस हैं। क्या ये क्लियर? ये है सिंपल माइक्रोस्कोप का पहला केस, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन सेटिंग, यानी कि इमेज कहां बना रहे हैं, फाइनल इमेज D डिस्टेंस पर। इसकी दूसरी सेटिंग भी आएगी जब फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे बनाएंगे, ठीक। चलो, अब ये डायग्राम यहां पर भी था, ये पूरा, इसमें एक चीज और थी वो भी वहां लिख दूं, यहां भी वहां भी याद रहेगी आपको। इस केस में कलर कौन सा लें, ग्रीन ले लेते हैं। इस लेंस से इस लेंस के बीच का जो डिस्टेंस है इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं L से, जिसे हम कहते हैं ट्यूब लेंथ। ट्यूब लेंथ यानी कि इस माइक्रोस्कोप में जो ट्यूब में बना होता है उसकी लेंथ, दो लेंसेज के बीच के डिस्टेंस को कहते हैं ट्यूब लेंथ। अभिनव बेटा, ये मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले में पता चलेगा कि हम ये बड़ा क्यों लेते हैं। अभी तो मैंने कुछ किया नहीं, तो सिर्फ रे डायग्राम बनाया है। ये तो कंपाउंड वाले का है ना, बिल्कुल बेटा, ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप का ही केस है। जो बना हुआ था मैंने वो दोबारा बनाया है आपको ये समझाने के लिए कि आप एग्जाम में कैसे बनाओगे।
कंपाउंड माइक्रोस्कोप का। इसको अब देख लो भाई, ये सब चीजें यहां बनी हुई थी, अरे ये था, ये सब चीजें वहीं लिखी हुई हैं, ये U0, V0, ये D, और इस लेंस से इस लेंस का डिस्टेंस जो है दैट इज L। ऑब्जेक्टिव जो है दैट कन्वर्जिंग लेंस नियर टू द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के पास जो होगा दैट इज ऑब्जेक्टिव। आई पीस किसे कहते हैं? कन्वर्जिंग लेंस थ्रू विच द फाइनल इमेज इज सीन, जो आई की तरफ होता है, ठीक। बोथ आर ऑफ शॉर्ट फोकल लेंथ ऑफ आई पीस इज स्लाइटली ग्रेटर देन दैट ऑफ द ऑब्जेक्टिव। ये क्यों रखते हैं, ये अभी मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले में समझ में आएगा। हमने तो पहले डायग्राम बना दिया है इसका, जरा इसकी मैग्निफिकेशन तो निकालें, तभी क्लियर होगा कि ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, ये बड़ा ये छोटा क्यों कर रहे हैं, ये समझ में तब आएगा। देखो जी, एंगुलर मैग्निफिकेशन और मैग्नीफाइंग पावर, जिसकी बेसिक डेफिनेशन तो मैं आपको समझा चुका हूं, फिर लिख लो, अगर डेफिनेशन आती है तो लिख भी सकते हो। एंगुलर मैग्निफिकेशन और मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप या किसी की भी is defined as the ratio of the angle beta subtended by the final image at the eye to the angle alpha subtended by the object seen directly when both are placed at the least distance of distinct vision। सिंपल माइक और कंपाउंड माइक्रोस्कोप में डिफरेंस क्या है? मुझे बेटा सिंपल माइक्रोस्कोप में हमने एक ही लेंस यूज किया था और कंपाउंड माइक्रोस्कोप में हम दो लेंस यूज कर रहे हैं। क्या ये बात क्लियर है? देख, अभी ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप का वही पिक्चर मैं यहां छोटी करके ले आया हूं, इसमें दो लेंस यूज हो रहे हैं, ये मिलकर एक माइक्रोस्कोप बन रहा है। अब फटाफट इसका मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला देख लो, वरना आपको वो जो क्वेश्चन पूछ रहे हो उसके आंसर नहीं मिलेंगे। देखो जी, m का मतलब तो है बीटा बाय अल्फा, m का मतलब है बीटा बाय अल्फा। अब ये बीटा क्या होगा? जो ये फाइनल इमेज आई पीस पे बना रही है, मींस ये वाला एंगल बीटा, यहां जो एंगल बनेगा ये बीटा बनेगा, ठीक। और अल्फा क्या कि ऑब्जेक्ट का अगर मैं देखूं कि वो डी डिस्टेंस पे पड़ा होता, भाई ये इंस्ट्रूमेंट यूज ना करता, अगर मैं ये इंस्ट्रूमेंट यूज ना करता तो मैं कह सकता हूं तो ये जो ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी ले रहे हैं हम इसमें? ए बी, ये ए बी जो ऑब्जेक्ट था ये आई पर डी डिस्टेंस पर जो एंगल बनाएगा अल्फा, वही लेंगे। ये तो कांस्टेंट वही है कि बिना इंस्ट्रूमेंट के अगर मैं देखूंगा तो अल्फा एंगल बनता है, और इंस्ट्रूमेंट के साथ देख रहा हूं तो बीटा एंगल बन रहा है। तो मैग्निफिकेशन को मैं कह सकता हूं बीटा बाय अल्फा। ठीक है, अब देखो अल्फा और बीटा तो हम छोटे एंगल लेके चलते हैं, जैसे मैंने वहां किया था। टेन अल्फा को अल्फा और टेन बीटा को बीटा, मैंने अल्फा की वैल्यू डायरेक्टली परपेंडिकुलर अपॉन बेस ही पुट की थी। ये प्रोसेस जिससे आप एग्जाम में लिखोगे, सर इन कंपाउंड माइक्रोस्कोप इमेज इज डाउनवर्ड मींस द इमेज वी विल सी अपसाइड डाउन। बिल्कुल अंशुमन बेटा, उल्टी नजर आती है, माइक्रोस्कोप में इमेज उल्टी नजर आती है। अगर m इज इक्वल टू बीटा बाय अल्फा है और बीटा अल्फा छोटे हैं तो मैं कह सकता हूं कि m की वैल्यू 10 बीटा बाय 10 अल्फा भी कह सकता हूं, या नहीं भी लिखोगे तो डायरेक्टली परपेंडिकुलर अपॉन बेस जैसे हमने पहले सिंपल माइक्रोस्कोप में किया था इसमें भी कर सकते हैं, लेकिन लिख दो एग्जाम में बेटर रहता है। अब यहां पे देखो, मैं 10 बीटा अपॉन 10 अल्फा को निकालूं, 10 बीटा इसी फिगर से देखो, ये है बीटा एंगल, इस ट्रायंगल में देखो 10 बीटा की वैल्यू आएगी a डबल डैश b डबल डैश अपॉन d डिस्टेंस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और बेस ये डिस्टेंस तो d का है, यानी कि a डबल डैश b डबल डैश अपॉन d। व्हाट काइंड ऑफ लेंसेज आर यूज्ड इन माइक्रोस्कोप्स? मुदित बेटा आपके सामने है, दोनों ही कन्वर्जिंग लेंस हैं। अब समझ लो बेटा, वरना ये रह जाएगा ऐसे ही। अल्फा एंगल ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए है, अगर हम उसे डी डिस्टेंस पे रखते हैं तो, अगर डी डिस्टेंस पे रखते हैं तो
हो सकता है ये डी डिस्टेंस पे ना हो, फिर डी पे रखेंगे। देखो अल्फा तो हम वैसे ही मेजर करेंगे, इस तरह से ही, इसी तरह से हम अल्फा मेजर करेंगे कि अगर बिना इंस्ट्रूमेंट के ऑब्जेक्ट को देखना चाह रहे हैं तो एंगल अल्फा मिलेगा, और ऑब्जेक्ट की हाइट ए बी की है तो अल्फा की वैल्यू, या मैं जिसे कहूं 10 अल्फा की वैल्यू ए बी अपॉन डी होगी। अल्फा या 10 अल्फा की वैल्यू ए बी अपॉन डी होगी, यही यूज करेंगे क्योंकि बिना इंस्ट्रूमेंट के तो मैं ये एंगल बना ही पा रहा हूं, इंस्ट्रूमेंट क्या कर रहा है वो देखना है हमें। तो अब यहां देखें बेटा, ये हमें मिल गया था 10 बीटा, और 10 अल्फा को देखें, यहां पर कुछ गड़बड़ कर दी है। हाँ यहां पे देख लो, इसे छोड़ दो, बेशक वहां ठीक लिखा हुआ है। 10 बीटा की जगह तो आ गया ए डबल डैश बी डैश डबल डैश अपॉन डी, और 10 अल्फा की जगह पे ए बी अपॉन डी। अभी नेक्स्ट पीछे पेज में लिखा था। अभी बेटा ये खत्म कर लें, फिर छोड़ता हूं, ये बीच में रह जाएगा, वरना फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा। समझ लो इसको, थोड़ा सा पार्ट ही है इसका। m इज इक्वल टू ए डबल डैश बी डैश अपॉन डी, और 10 अल्फा की वैल्यू ए बी अपॉन डी, डी कट जाएगा तो ये मिल जाएगा ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन ए बी। मैग्निफिकेशन इन बीटा बाय अल्फा से स्टार्ट किया, यहां पहुंच गया, जिसको मैं इस तरह से लिख सकता हूं, ए डैश बी डैश से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, ए डैश बी डैश से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। आगे देखें भाई, यानी कि ये जो मैग्निफिकेशन है ये आई पीस की मैग्निफिकेशन है, और ये जो मैग्निफिकेशन है ये ऑब्जेक्टिव की मैग्निफिकेशन है, यानी कि एम आई पीस इंटू एम ऑब्जेक्टिव, जो अभी कॉन्सेप्ट बताया था, दोनों की मैग्निफिकेशन मल्टीप्लाई कर दो तो नेट मैग्निफिकेशन मिल जाती है। ये स्टेप हमारा वो आ गया, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इसमें हम देखो, इसमें थोड़ा सा फॉन्ट वॉन्ट हिल गए हैं। आई पीस, यहां पर कुछ स्टेप मैं मिस करा दूं, ये स्टेप भी छोड़ दो, इसकी भी जरूरत नहीं है। अगर मैं आई पीस का केस देखूं, सिर्फ आई पीस का केस देखो जरा, सिर्फ आई पीस के लिए ये ऑब्जेक्ट है और ये इमेज है, तो जो सिर्फ आई पीस का कॉन्सेप्ट केस है वो सिंपल माइक्रोस्कोप वाला केस नहीं है कि यहां ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, इमेज यहां बना दी, तो हमने अल्फा बीटा निकाल के मैग्निफिकेशन निकाली थी 1 + d/f। ध्यान है, सिंपल माइक्रोस्कोप में हमने जो मैग्निफिकेशन निकाली थी इस सेटिंग के लिए, लीस्ट डिस्टेंस विजन ऑफ डिस्टेंस सेटिंग के लिए, वो 1 + d/f निकाली थी। वही मैं यहां डायरेक्टली यूज कर सकता हूं, क्योंकि इस लेंस के लिए देखें तो ये केस तो वही है जो सिंपल माइक्रोस्कोप का था, तो इसकी मैग्निफिकेशन के लिए इसकी फोकल लेंथ यूज होगी, पर d/f की जगह पे मैंने fe लिख दिया है, fe ऑब्जेक्टिव का, ठीक। फिर एंड भी हिल गया। MO ऑब्जेक्टिव की मैग्निफिकेशन, अब ऑब्जेक्टिव लेंस को देखें तो इसकी इमेज यहां बन रही है, ऑब्जेक्ट यहां पर है, तो हमें पता है कि इसके लिए तो फॉर्मूला होगा V0 अपॉन U0 नेगेटिव का, यही होगा। लेंस की मैग्निफिकेशन नॉर्मल, डिस्टेंसेस मैंने U0 और V0 रखे हैं, ये दोनों चीजें इसमें पुट करूंगा तो ये मिल जाएगा। ये आ गया है मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला इन केस ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप। मैग्निफिकेशन इन केस ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप, थोड़ा सा इसे और मैनिपुलेट कर सकते हैं हम इस तरह से। क्या है देखो, सिंस द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड वेरी क्लोज टू द प्रिंसिपल फोकस ऑफ ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव के फोकस के बहुत क्लोज रखते हैं, तो U0 को अप्रोक्सीमेटली हम F0 लेके चलते हैं, U0 को अप्रोक्सीमेटली F0 लेके चलते हैं, ठीक है। और जो V0 होता है, यानी कि ये इमेज इसके बहुत क्लोज बनती है, तो V0 को अप्रोक्सीमेटली हम L के बराबर लेके चलते हैं। ये अप्रोक्सीमेशन के बाद हमें ये वाला फॉर्मूला इस फॉर्म में मिल जाता है, यानी कि V0 की जगह रख दिया हमने L
और यू नॉट की जगह रख दिया एफ नॉट, तो ये फॉर्मूला हमें इस फॉर्म में मिल जाता है। क्या ये क्लियर? ये पढ़ लेना, नेक्स्ट क्लास में मैं रिपीट कर दूंगा क्योंकि थोड़ा सा जल्दबाजी में हुआ है अभी। नेक्स्ट क्लास में रिपीट कर दूंगा, इसे समझ लो। कुछ ऐसा ही काम हमें टेलीस्कोप में भी करना है। ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप है बेटा गौतम, सिंपल माइक्रोस्कोप में सिंगल लेंस होता है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में 2 लेंसेज होते हैं। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आपसे बेटा।